हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ये है आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और इकोनॉमिक्स से ना दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आने अब स्टार्ट हो गए हैं। देखो पहली दो शिफ्ट जो हुई 14 तारीख या 15 और 16 तीन शिफ्ट लगा सकते हैं, 14, 15 और 16। इन तीन शिफ्ट को ना आप लोगों का पॉलिटी और हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब पेपर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वो लगातार शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों अब आप लोगों से पेपर में इकोनॉमिक्स दब के पूछी जा रही है। तो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो कुल मिला के जैसे मैंने पॉलिटी के ना आप लोगों को 4 से 5 वीडियो कराई है और भर भर के वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार हिस्ट्री भी मैंने जो वीडियो कराई है ना उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर अब आज मैं इकोनॉमिक्स की ना आप लोगों को टोटल यानी 4 से 5 वीडियो कराऊंगा। 4 से 5 क्लासेस आएगी आप लोगों की इकोनॉमिक्स की, वो आप सभी को देख के जानी है पेपर से पहले बता देता हूं भाई। और लंबी लंबी क्लासेस होगी तो 4 से 5 वीडियो ये आप लोगों को करके जानी है। चले दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता देता हूं, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए और सब कुछ लिखा हुआ है, आपको उतारना कुछ नहीं है, बस सुनते जाना है। यहां पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे आप लोगों के सामने जो हमारा इकोनॉमिक्स में हमको पढ़ने हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं यहां से आते हैं। मेन आपके कौन कौन से टॉपिक है, हम लोगों को बैंकिंग करना है, बजट करना है, भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक करना है, जीएसटी, नीति आयोग ये वाला टॉपिक करना है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेंसस से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3 यानी कुल मिला के ना आप लोगों की 8 से 10 नंबर की इकोनॉमिक्स शिफ्ट हो गई है। पहले बता देता हूं, समझ आया। हिस्ट्री पॉलिटी सब कोई पढ़ चुका है, अब बारी आ गई है इकोनॉमिक्स की। तो चले अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम आप लोगों को स्टार्ट कराएंगे भाई, कौन सा टॉपिक करोगे बताओ। चले सबसे पहले मैं बैंकिंग वाला टॉपिक कराता हूं आप लोगों को, फिर बजट वाला करेंगे, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी ये टॉपिक है मेरे को 2-3 क्लासेस में ये कराना आप लोगों को सिलेबस, समझ आ गया। चले भाई अब मैं स्टार्ट कराता हूं। सबसे पहले बैंकिंग में मेन बात सुनो, आप लोगों को क्या जानना है। ज्यादा डिटेल कराऊंगा नहीं, पेपर के लिए हाथ से जितना आप लोगों को पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। देखो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना देश की सबसे बड़ी कोर्ट बताओ कौन सी है, देश में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट। समझ आया। इसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछूं ना देश का सबसे बड़ा बैंक क्या है, तो आप बोलोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तो आरबीआई ना दोस्तों अपना यानी भारत का सेंट्रल बैंक है भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए ना भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है भाई, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म बताओ क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ आया। आगे सुनो, आरबीआई से ना आरबीआई के नीचे जो बैंक आते हैं वो दोस्तों उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। आरबीआई के नीचे जो बैंक आते हैं उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। आप लोगों को उतारना कुछ भी नहीं है, पहले बता रहा हूं, बस आपका काम है समझना। आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई के नीचे कौन से बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं, जिनको हम बोलते हैं व्यापारिक बैंक। क्या बोलते हैं, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक बोलते हैं दोस्तों इनको। जैसे इसमें आते हैं, आप लोगों को सुना होगा आप लोगों ने, एसबीआई है, पीएनबी है, जितने भी आप लोगों ने बैंक सुने ना वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक है भाई। चले भाई इसके नीचे सबसे नीचे आती है जनता, पॉपुलेशन। सबसे नीचे आती है जनता यानी पॉपुलेशन आती है भाई। तो अब पॉइंट सुनो, मैंने क्या कहा, सबसे ऊपर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे नीचे है कमर्शियल बैंक और इससे नीचे है हमारी जनता। तो याद रखना हमारे देश में पता है क्या होता है दोस्तों, हम लोग यानी जनता, हम ना पैसा किसको देते हैं, हमारा पैसा, आप सभी का पैसा, किसी न किसी का पैसा बैंक में होगा भाई। तो पॉपुलेशन क्या करती है, पैसा बैंक में जमा करती है। कौन से बैंक में, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से पैसा कहां जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से घूम के पैसा फिर से कहां पे आता है, कमर्शियल बैंक के पास। और कमर्शियल बैंक से फिर से पैसा घूम के कहां आता है, जनता के पास। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार इसको बोलते हैं मनी का सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं पैसे का सर्कुलेशन, कि मनी यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे घूमती है। क्या आप लोगों को समझ आया। यहां से ये हमारी बस मैंने शुरुआत की है, अब जितने भी फैक्ट है वो मैं आप लोगों को करा दूंगा, बस समझते जाना भाई। कमर्शियल बैंक, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर कमर्शियल बैंक, पॉपुलेशन, पैसा कैसे घूमता है आप लोगों को पता चल गया। अब सुनो इस चैप्टर में आपको सीखना क्या है। इस चैप्टर में ना सबसे पहले हम लोगों को कुछ रेट सीखनी है भाई। आप लोगों को कुछ रेट सीखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 रेट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक होती है रेपो रेट, एक होती है रेपो रेट, एक होती है दोस्तों बैंक रेट। रेपो रेट है, बैंक रेट है। नेक्स्ट एक आप लोगों को सीखना है भाई रिवर्स रेपो रेट। इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई, ऐसा कैसा होगा, रिवर्स रेपो रेट। एक आप लोगों को सीखना है CRR, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश
रिजर्व रेशो। आप लोगों से डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। और अभी ना लास्ट पेपर रिव्यू आप लोग देख रहे होंगे, यहां से पेपर क्वेश्चन देखना है या नहीं आए भाई, समझ आया। अगला है एसएलआर क्या होता है दोस्तों? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब एक एक करके मैं सिखाऊंगा भाई। पहले देखो रेपो रेट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रेपो दर बोलते हैं, रेपो दर। बैंक दर भाई, बैंक रेट का बैंक दर होगा, मैंने बता दी, इंग्लिश हिंदी सेम है भाई। ये रिवर्स रेपो दर है। कैश रिजर्व रेशो को हिंदी में ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं? नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात बोला जाता है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। अब पॉइंट सुनते जाएगा भाई। देखिए भाई, अब ये 5 रेट सीखनी है। एक चीज और सीखनी है आप लोगों को, OMO, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो चीज मैंने करा दी ना वो याद करके जानी, सीधी सी बात है, मैं बार बार नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट है भाई। सारे के सारी चीजें पेपर में आई है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की प्रक्रियाएं, इसको क्या बोलते हैं? खुले बाजार की प्रक्रियाएं, खुले बाजार की प्रक्रिया। क्या आप लोगों को समझ आया? ये सीखनी है भाई, ये रेट सीखनी है हम लोगों को। ये रेट किससे रिलेटेड है? ये रेट है बैंक से रिलेटेड। टॉपिक कौन सा सीख रहे हैं हम लोग? बैंक। आपको कुछ नहीं उतारना, बस सुनते जाएं भाई। चले, मैंने ना कुछ रेट्स बताई है, ये रेट्स हम लोगों को सीखने। पेपर आएगा रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, OMO क्या है, इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आते हैं। समझ आया? अब सुनो भाई, यहां से मेन टॉपिक अब मेरा स्टार्ट हो गया है। देखो, सबसे पहले एक होता है चीज लोन भाई। हम लोन लेते हैं ना, किसी से लेते हैं ना भाई, आपने भी लिया होगा कभी ना कभी लोन ना 2 तरीके से लिया जाता है दोस्तों। लोन 2 तरीके से लिया जाता है, पता है क्या? या तो शॉर्ट टर्म के लिए भाई, या तो थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म होता है, या तो शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म यानी लघु श्रेणी के लिए, और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लोन यानी लोन का मतलब ऋण 2 तरीके से लिया जा सकता है। या तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म होता है 1 साल से, अगर 1 साल से कम अवधि के लिए मैं पैसा लोन ले रहा हूं ना, तो वो होता है शॉर्ट टर्म लोन। और 1 साल से ज्यादा के लिए, मैं 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर मैं लोन ले रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। 1 साल से ज्यादा अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसको, यानी मैंने 2 साल के लिए पैसा उधार ले लिया, आप बताओ ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म? आप बोलोगे लॉन्ग टर्म है। मैंने 6 महीने के लिए पैसा उधार लिया, तो मैं पूछूंगा आपसे, बताओ ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म? आप क्या बोलोगे? शॉर्ट टर्म है, क्योंकि 1 साल से नीचे अगर है तो वो शॉर्ट टर्म लोन होगा। बताओ भाई, क्या ये 2 बात समझ आई? आप सुनो, अब मेन ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सीखने भाई। देखो भाई, मैंने आप लोगों को कहा था सबसे ऊपर कौन सा बैंक होता है? RBI। RBI से नीचे बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक। RBI से नीचे जो बैंक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक बोलते हैं। और कमर्शियल बैंक के जो नीचे है वो है हमारी पॉपुलेशन, जनता है, पॉपुलेशन है। अब मैं ये रेट सिखा रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल आसान है, पॉइंट सुनते जाइएगा भाई। पॉपुलेशन यानी जनता, ये व्यापारिक बैंक थे, अभी पीछे बताया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो पॉइंट सुनो, देखो जब RBI कमर्शियल बैंक को पैसा उधार दे, देखो इस एरो का मतलब है RBI पैसा उधार दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को। और ये बताओ, पैसा जब भी कोई उधार देता है तो 2 चीजें होती है, या तो वो पैसा उधार देगा किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, और या वो पैसा उधार देगा भाई लॉन्ग टर्म के लिए। बताओ क्या आप लोगों को समझ आया? या तो पैसा उधार देगा शॉर्ट टर्म, या पैसा उधार देगा लॉन्ग टर्म। सुनो फिर से, RBI जब भी कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है, तो अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देते हैं ना, तो भाई कुछ ना कुछ रेट तो लगाएगा, और उसी रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं। बताओ भाई, क्या आप लोगों को समझ में आया? एक बात बताओ, मैं अगर पैसा उधार लूंगा तो कुछ ना कुछ रेट तो लगाएगा भाई, 4% ब्याज पे दूंगा, 5%, अरे रेट कुछ ना कुछ तो लगाता है। तो इसी प्रकार RBI जब कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देगा तो कोई रेट तो लगाएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। बस ये नाम सीखना आप लोगों को। अगर RBI जो कमर्शियल बैंक को पैसा उधार दे, और लेकिन अब की बार वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार दे रहा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार देगा तो उसी को बोलते हैं बैंक रेट, यानी बैंक दर, बैंक दर। बताओ भाई, क्या ये 2 रेट हमने सीख ली? पेपर आएगा, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट और बैंक रेट क्या होता है, समझ आ गया? क्लियर है, बता दी है, सब कुछ लिखा हुआ है। जब RBI कमर्शियल बैंक को पैसा उधार दे, भूल भी जाओ ना, ये दिमाग में मैप छाप लेना, RBI कमर्शियल बैंक को पैसा उधार दे, या तो वो शॉर्ट टर्म के लिए देगा या लॉन्ग टर्म के लिए। जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेपो रेट, और जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार देगा उसको क्या बोलेंगे? बैंक रेट। क्लियर है?
अब फिर से सुनो भाई, देखो जब आरबीआई ने पैसा इसको उधार दिया कमर्शियल बैंक को और शॉर्ट टर्म के लिए दिया तो उसको क्या बोला था, रेपो रेट। लेकिन अब उसका उल्टा करो भाई, जब कमर्शियल बैंक पैसा उधार दे आरबीआई को और शॉर्ट टर्म के लिए, जब कमर्शियल बैंक पैसा उधार दे शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, RRR, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। बताओ भाई क्या आपको समझ आया? अरे बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो दर। पेपर आएगा 3 रेट सिखा दी है, बताओ रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते हैं? तो आप क्या बोलोगे, जब वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक, जब वाणिज्यिक बैंक पैसा उधार दे किसको, आरबीआई को, और किस सम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या था, जब ये पैसा उधार दे, रिवर्स उल्टा कर दो, जब ये पैसा उधार दे। क्या आपको समझ आया भाई? 3 रेट मैंने सिखा दी है आप लोगों को, 3 रेट हम सीख चुके हैं, ये भी कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब 3 चीजें और बची है, बस ये 3 चीजें और सीखो, CRR, SLR और OMO। अब मैं CRR और SLR सिखा रहा हूं, CRR और SLR सीखो भाई। अब आप लोगों को सीखना है 2 रेट और, CRR और SLR। सुनो भाई, अब ये क्या होते हैं, CRR और SLR क्या होते हैं? कैश रिजर्व रेशो, एक तो डायरेक्ट फुल फॉर्म पेपर आ जाएगी, SLR की स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब सुनो क्या होता है भाई, ये देखो प्रत्येक कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक था, देखो सबसे ऊपर आरबीआई था, आरबीआई से नीचे कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक से नीचे क्या थी, पॉपुलेशन थी ना। तो अब सुनो भाई, प्रत्येक कमर्शियल बैंक को ना, प्रत्येक कमर्शियल बैंक को, मान लो देखो हम पैसा जमा किसके पास कराते हैं, कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक उस पैसे का पता है क्या करता है, कमर्शियल बैंक उस पैसे को आगे किसी को लोन में पैसा देता है, उससे ले लेगा 10% ब्याज और हमको देगा 8% ब्याज, तो बीच में 2% का दलाली कौन खाते हैं, ये बैंक खाते हैं, और इस प्रकार बैंक चलते हैं भाई। क्या आप लोगों को समझ आया? अब मैं आप लोगों को CRR और SLR सिखा रहा हूं, क्या होते हैं, तो सुनेगा CRR SLR क्या होते हैं। तो पॉइंट सुनो, प्रत्येक कमर्शियल बैंक को ना कुछ पैसा, जितना पैसा इनके पास आया है, जितना पैसा इनके पास आया है ना, उसका कुछ पैसा इनको ना हमेशा अपने पास रखना होता है, और कुछ पैसा इनको ना आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है, आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, डायरेक्ट बस आप लोगों को जो सीखना है दोस्तों बस उतना सीखो। मैंने कहा प्रत्येक कमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक फिक्स % अपने पास रखना होता है और एक फिक्स % आरबीआई के पास रखना होता है। तो जो अपने पास रखेंगे ना उसको बोलते हैं SLR, और जो आरबीआई के पास जमा करते हैं उसको बोलते हैं CRR। नहीं आया होगा समझे? अब एक एग्जांपल से समझते हैं, अब आएगा। देखो मान लो हमने किसी तारीख को ना कमर्शियल बैंक को 100 रुपए दे दिए भाई, कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ गए कितने, 100 रुपए, समझ आया। और आरबीआई हर 2 महीने में ना ये रेट निर्धारित करता है, आरबीआई बोलता है कि भाई CRR है 4% और SLR है 26%। ये किसने घोषित कर दिया, ये बता दिया आरबीआई ने। आरबीआई ने सब बैंकों को बोल दिया कि CRR के रूप में आपको 4% पैसा उधार 4% रखना है, और SLR के रूप में आपको कितना पैसा रखना है, 26%। तो अब पता है बैंक क्या करेंगे, यानी कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, जितना इनके पास पैसा है था, बताओ कितना पैसा था इनके पास, 100 रुपए, 100 रुपए का 4% तो इनको CRR के रूप में रखना है भाई, यानी 100 का 4% आएगा 4 रुपए। अब इनके पास रुपए बच गए कितने, 96, यानी ये 4 रुपए तो इनको आरबीआई के पास जमा करने होंगे, और इसी को बोलते हैं CRR। यानी मैंने आपको बताया था प्रत्येक कमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ एक फिक्स % आरबीआई के पास जमा करना होता है, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। अरे नाम से पता चल रहा है रिजर्व, तो रिजर्व किसके पास रखना है, आरबीआई के पास। अच्छा भाई, अब SLR के रूप में इनको कितना रखना है, 26%, और ये 26% इसका ही होगा, तो इसका 26% करेंगे तो 26 रुपए आ गया। अब कितना, 70 रुपए बच गया, यानी 26 रुपए इनको हमेशा ना अपने पास रखने हैं। कभी भी आरबीआई छापा मार देगा कि भाई ये 26 रुपए हर बैंक के पास होने चाहिए, जिसके पास नहीं है उस पर पेनल्टी लगा देगा भाई। अब जितना बचा इसको आगे ये बैंक क्या करते हैं, लोन में घुमाते हैं। तो आप देखो भाई, बैंक के पास पैसा कितना था, 100 रुपए, क्या उसने 100 के 100 लोन में दे दिए? आप बोलोगे नहीं, प्रत्येक कमर्शियल बैंक को अपना कुछ पैसा अपने पास रखेंगे और कुछ पैसा आरबीआई के पास रखेंगे। तो अपने पास जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने पास जो रखते हैं उसको बोलते हैं SLR, और रिजर्व बैंक के पास जो जमा करना होता है उसको क्या बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैं 5 रेट आप लोगों को समझा पाया हूं। रेपो रेट क्या था,
बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। ये पांचों रेट हमने सीख ली, पेपर में दबा के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले बता दी है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एक लास्ट देख लेते हैं। यहां पे देखिए, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देगा, या तो शॉर्ट टर्म के लिए देगा या लॉन्ग टर्म के लिए देगा। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देगा तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और लॉन्ग टर्म के लिए जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। अच्छा भाई, जब आरबीआई इसको पैसा उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको तो बोला रेपो रेट। लेकिन जब इसका उल्टा कर दो, जब कमर्शियल बैंक पैसा उधार दे आरबीआई को तो रिवर्स हो गया भाई, रेपो रेट का रिवर्स, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा भाई, प्रत्येक कमर्शियल बैंक कुछ पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ पैसा आरबीआई के पास इनको जमा करना होता है। तो जो आरबीआई के पास जमा करना होता है उसको बोलेंगे सीआरआर, और जो पैसा अपने पास रखते हैं उसको बोलते हैं एसएलआर। बस ये थी भाई पांचों रेट। क्लियर है? एक शब्द और बच गया, वो शब्द और सीखो भाई, क्या होता है ओएमओ। लास्ट शब्द बचा, ये डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी ही, ये शब्दावली ही पेपर में आती है। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है भाई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ओपन मार्केट ऑपरेशन का बस ध्यान से सुन लो क्या होता है। ये होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी जो प्रतिभूतियां होती है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त, की खरीद और फरोख्त ही क्या कहलाता है, खुले बाजार की प्रक्रिया कहलाता है। खुले बाजार की क्या बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। ओएमओ की बस डेफिनेशन पेपर आएगी। व्हाट इज ओएमओ? ओएमओ क्या होता है, आप कुछ नहीं, आप एक डेफिनेशन याद रखना, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही क्या होता है भाई, जब गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है उसकी जब हम सेल कर दे या बेच दे या खरीद ले, इसी को क्या बोलते हैं, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। बताओ भाई, क्या आपको समझ आया? अरे क्लियर है या नहीं है? मैं आप लोगों को बैंक वाला टॉपिक सिखा रहा हूं और अब तक हमने 5-6 चीजें सीख ली थी भाई। 500 रेट और एक ये ओएमओ सिखा दिया है। अब सुनो आगे, आप सुनिएगा, आप लोगों को क्या सीखना है। देखिए दोस्तों, देश में होती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अच्छा भाई, देश में मंदी भी होती है, इन्फ्लेशन है, और यह क्या होता है, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन यानी महंगाई, और एक होती है मंदी, या जिसको रिसेशन भी बोल देते हैं, सही शब्द रिसेशन रहेगा। एक होता है महंगाई, देश में कभी महंगाई हो जाती है और कभी क्या हो जाती है, मंदी हो जाती है, रिसेशन। तो पॉइंट सुनो भाई। तो अब क्वेश्चन आएगा, हमारे देश में ना लगातार चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना तो इसको बोलते हैं महंगाई होगी भाई, है ना। और रेट बहुत ही डाउन चले जाए ना, हमारे पास खरीदने की क्षमता ना हो तो उसको बोलते हैं मंदी आ गई भाई। अब सुनो, हमारे देश में महंगाई और मंदी दोनों ही खतरनाक होती है। तो महंगाई और मंदी को कंट्रोल कौन करता है? तो पहली बात है, हमारे देश में महंगाई और मंदी को कंट्रोल कौन करता है? अरे नियंत्रण कौन करेगा? तो आप बोलोगे हमारे देश में ना महंगाई और मंदी को कंट्रोल 2 जने करते हैं। एक तो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक करती है हमारी सरकार, गवर्नमेंट। ये दोनों भाई, ये दोनों याद रखना, हमारे देश में महंगाई और मंदी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अच्छा भाई, अब सुनो, आरबीआई महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए ना एक पॉलिसी, एक नीति अपनाती है। आरबीआई, क्वेश्चन आता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए एक नीति अपनाती है और उसी को पता है क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, मौद्रिक नीति बताओ कौन अपनाता है? मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? आप बोलोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनाता है। अच्छा भाई, अब इधर आओ, महंगाई मंदी को कंट्रोल करने के लिए सरकार भी एक नीति अपनाती है भाई। सरकार भी एक पॉलिसी, एक नीति अपनाती है जिसको पता है क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। जिसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। क्या आप लोगों को समझ आया? अच्छा भाई, ये तो पॉलिसी का नाम था, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मौद्रिक नीति में पता है क्या क्या चीजें आती है? अरे ये जो हमने पढ़ा, सीआरआर, एसएलआर, ये जितने भी रेट थे, ओएमओ, ये सारे ना मॉनेटरी पॉलिटी के ही टूल्स है। यानी वो सीआरआर, एसएलआर, इनका यूज करके ही महंगाई मंदी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं। अच्छा भाई, फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार ना बजट के थ्रू या टैक्स के थ्रू
जब महंगाई मंदी को क्या करे, कंट्रोल करे, तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और ये कौन अपनाता है, सरकार अपनाती है। तो एक छोटी सी चीज याद रखनी है, पेपर में डायरेक्ट आएगा, बताओ मौद्रिक नीति कौन अपनाता है भाई, महंगाई मंदी को कंट्रोल करने के लिए, आप बोलोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन आएगा राजकोषीय नीति का अनुसरण या राजकोषीय नीति कौन अपनाता है, आप बोलोगे सरकार। किसको कंट्रोल करने के लिए, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए। क्या आपको समझ आया? तो अब हम लोगों को सीखना क्या है, अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को, बैंक सिखा रहा हूं, अभी तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ध्यान रखेंगे। तो अब हमको सीखना है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, थोड़ा सा किसके बारे में सीखना है, मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति के ये CRR SLR ये मैंने टूल्स बता दिया आप लोगों को, समझ आया? अब सुनो, अब एक पॉइंट और सुनो, ये तो सारी चीजें सीखते जाना, बस एक पॉइंट सुना भाई। अब RBI के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूं, याद रखना। RBI एक्ट 1934 में आया था, पेपर में क्वेश्चन आए हुए याद रखना, एक एक लाइन जो मैंने बोर्ड पे लिख दी ना वो याद करना है आप लोगों को, पहले बता दिए भाई। RBI का एक्ट कब बना था, 1934। RBI एक्ट 1934 के थ्रू ना RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आया था, RBI की स्थापना बताओ कब हुई थी। RBI की स्थापना 1935, RBI अधिनियम कब आया था, 1934। बताओ भाई, क्या आपको समझ आया? अब सुनो, पहले ये जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना ना भाई, RBI जब बना तो ये प्राइवेट बैंक था, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, 1970 में, 1947 में देश आजाद हुआ, देश आजादी के कुछ ही साल पश्चात यानी 1949 साल आ गया, RBI को ना, RBI का पता है क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन। क्वेश्चन आता है, RBI का नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है दोस्तों, सरकार ने इसको अपने अंडर ले लिया। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है सरकार ने इस बैंक को अपने अंडर ले लिया। तो क्वेश्चन देखो कैसे आ गया, RBI एक्ट बताओ कब आया, 1934। RBI की स्थापना कब हुई, 1935। RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949। ये तीन बातें आप लोगों को याद रखनी है, तीनों साल। बताओ भाई, क्या ये चीजें समझ आई? इसके अलावा आप लोगों को क्या चीजें याद रखनी है, आगे सुनो भाई। इसके अलावा पॉइंट सुनना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने कहा देश का सबसे बड़ा बैंक है, क्लियर है? चले भाई आप सुनो, देखो देश आजाद हुआ 1949 में, इसके बाद दोस्तों एक साल आया था 1969। भारत में ना पहले पता है क्या करते थे, देश आजादी के बाद भी बहुत सारे बैंक थे, वो सारे बैंक ना भाई बड़े बड़े लोगों को ना, बिजनेसमैनों को, इंडस्ट्री जो बड़े बड़े हैं, तो उन्हीं को लोन दिया करते थे, गरीब लोगों को कोई लोन नहीं दिया करता था। फिर सरकार के दिमाग में खटक गई है भाई, अगर ये जो बैंक है, जितने भी बैंक है, देश आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, 1947 के बाद भी कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, जितने भी देश में बैंक थे ना, वो बड़े बड़े लोगों को क्या दिया करते थे, लोन दिया करते थे, गरीब लोगों को कोई लोन नहीं दिया करता था। तो सरकार ने पता है क्या किया, 1969 आया, 1900 साल, और देश के 14 बैंक पकड़ लिए, और 14 बैंकों को ना पता है क्या कर दिया, अपने अंडर कर लिया, यानी 14 बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं स्टार मार्क लिख देता हूं। पता नहीं भाई कितनी बार ये पेपर क्वेश्चन आता है क्या, कि देश का बड़े लेवल पे सबसे पहले नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1969 में, और कितने बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का। समझ आया? फिर कुछ सालों पश्चात 1980 में फिर से 6 बैंकों को और पकड़ लिया, और उन्होंने, सरकार ने क्या कर दिया, उनका भी नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी उनको अपने अंडर ले लिया। क्या आप लोगों को समझ आया? ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, और मैं कुछ फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ रेट्स मैंने बता दिए थे आप लोगों को। समझ आया? देखिए, RBI एक्ट कब आया, 1934। RBI की स्थापना 1935। RBI को नेशनलाइजेशन कब किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, 1949 में। ये तो RBI के बारे में बात थी, लेकिन RBI के अलावा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में। और फिर पूछा जाएगा 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन फिर से किया गया, कब, 1980 में। या ये भी क्वेश्चन आता है 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, 14। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी है। क्या आप लोगों को समझ आया? अरे क्लियर है या नहीं है? अब मैं आप लोगों को नोट से और दिखा देता हूं सारी बातें। अब सारी बातें आप लोगों को ये कहां पे लिखी हुई है वो दिखा देता हूं। मैंने सारी चीजें समझा दी है, कुछ फैक्ट आते जाएंगे और वो मैं आप लोगों को साथ के साथ बताता रहूंगा। समझ आया? अरे क्लियर है या नहीं है? चले भाई अब देखना, 3-4 वीडियो आएंगी, पहले बता दी है इकोनॉमिक्स से भाई, ये वीडियो सारे बच्चे करके जाएंगे पेपर से पहले। देखिए, सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग का PDF सबको मिल जाएगी।
जो इंग्लिश वाले बच्चे वो भी मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का कौन सा है भाई? आरबीआई है। भारतीय रिजर्व बैंक है ना, भारत का कैसा बैंक है? एक सेंट्रल बैंक है। तो ये पहली लाइन ये लिखी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई है। आगे आप लोगों को बस जो याद रखना है, आरबीआई एक्ट बताओ कब आया था? 1934। आरबीआई एक्ट के तहत इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आगे 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो यहां से आपको 3 पॉइंट पढ़ने थे, बस 3। क्या? देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई एक्ट कब आया? 1934। आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1949। चले भाई, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अब सुनो आगे, अब सुनेगा आगे। चले भाई, अब देखो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में भाई, ये सबको पता होना चाहिए। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है ना भाई, फाइनेंशियल ईयर, चले आगे बताता हूं मैं। यहां पे एक पॉइंट और सुनो, ये चीजें आप लोगों को ना डायरेक्ट याद रखनी है। पॉइंट सुनना भाई, क्या है? यहां पे देखिए, आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहा होगा भाई, साख नियंत्रण। साख का नियंत्रण होता है, साख नियंत्रण सुन लो क्या होता है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई? हमारे हाथ में ना कितना पैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, ये डिसाइड कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। वो जब चाहे आपसे पैसा छीन लेगा, वो जब चाहे आप लोगों को पैसा दे देता है। इसी को बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल, साख का नियंत्रण। क्या आप लोगों को समझ आया? तो पेपर आएगा क्रेडिट कंट्रोल, यानी साख का नियंत्रण कौन करता है? आप बोलोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्या समझ आई? अच्छा, क्रेडिट कंट्रोल ना 2 तरीके से किया जाता है। देखो क्रेडिट कंट्रोल के ना, या मॉनेटरी पॉलिसी बोल दो या क्रेडिट कंट्रोल बोल दो। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल होते हैं, एक क्वालिटेटिव टूल्स और एक क्वांटिटेटिव टूल्स। तो यहां पे देखो आपके सामने लिखे हुए हैं, एक क्वांटिटेटिव यानी जिसको बोलते हैं परिणात्मक उपाय, और एक क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक उपाय। तो ये है क्या? तो पॉइंट सुनो भाई, मैंने कहा था मौद्रिक महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नीति अपनाता है उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के ना 2 टूल्स है, 2 टूल्स मेन। अब सुन लो भाई, एक क्वांटिटेटिव टूल है और एक क्वालिटेटिव टूल है। यानी इन 2 चीजों का यूज करके वो महंगाई और मंदी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो पेपर में सुन लो क्वेश्चन कैसा आएगा। बस ये सारी चीजें लिखी क्या है ये मैंने समझा दिए, जहां पे रेट बताए थे आप लोगों को। अब पेपर में ये आ जाएगा, कोई भी इनमें से एक उठा देगा। बताओ भाई, बैंक रेट एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैसा टूल है? वो क्वांटिटेटिव टूल है या क्वालिटेटिव टूल है? पेपर में ये आएगा भाई। क्या आपको समझ आया? तो जितने भी रेट बताए थे ना वो सारे के सारे यहां पे आएंगे। तो वो सारे के सारे जो मैंने वहां पे बताए थे ना, वे सारे के सारे क्या है? क्वांटिटी। देखो वे क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी मात्रा की, कितना पैसा। तो देखो बैंक रेट है, ओएमओ क्या होता है, एसएलआर क्या था, सीआरआर क्या था। तो ये सारे जितने भी रेट बताए थे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैसा टूल है? बताओ। आप बोलोगे क्वांटिटेटिव टूल्स है, परिणात्मक उपाय है। अच्छा भाई, क्वालिटेटिव टूल्स में कौन से आते हैं? तो जो मैं बोलूंगा ना वो याद रखना। एक आओगे याद रखना, साख की राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग, एक है मॉरल सुएशन, और एक आपको याद रखना है डायरेक्ट एक्शन। ये 3 चीजें याद रखना भाई, ये 3 चीजें याद रखना। डायरेक्ट एक्शन है और राशनिंग ऑफ क्रेडिट है और मॉरल सुएशन, यानी इसको हटा देना, इसको हटा देना। ये 3 चीजें याद रखना। ये कैसे टूल्स है? पेपर में मैंने कह दिया है, इनमें से कोई भी एक लाइन आएगी, पूछा जाएगा बताओ ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव। अरे ना भी समझ आ रहा ना, ये इन शब्दों को याद कर लेना और ये देख लेना बस कौन किसके अंदर आता है। और मैंने पहले बताया था चीजें बहुत सारी करानी है, 3-4 वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स कराना है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा नहीं। समझ आया? तो सीधी सी बात है, आप लोगों को अभी के लिए क्या याद रखना है? साख की राशनिंग पूछा जाएगा कैसा टूल है, आप बोलोगे क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव है यानी गुणात्मक उपाय। चलिए आप लोग सीख चुके हैं, यहां पे आगे सुनेगा भाई, आगे सुने। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, देखिए भाई सबसे पहले ना यहां पे देखो ये भारत है, एक था बैंक ऑफ कलकत्ता, एक था बैंक ऑफ मुंबई और एक बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 थे। देखो ये कलकत्ता है वेस्ट बंगाल में, ये महाराष्ट्र में मुंबई है और ये तमिलनाडु में मद्रास है। तो 3 बैंक बने भाई भारत में, 1806 में, 1840 में और 1843 में। तो क्वेश्चन आएगा बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1806 में। अच्छा, बैंक ऑफ कलकत्ता या इसको बैंक ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, याद रखना। बैंक ऑफ बंगाल बोल दूं या बैंक ऑफ कलकत्ता बोल दूं, बात एक ही है ना। फिर 1840 में कौन सा बैंक बना? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर कौन सा बैंक बना भाई? बैंक ऑफ मद्रास। चले भाई अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये 3 बैंक बने। चले आगे सुनो, पहले ये 3 बैंक बने, ये तीनों बैंक ना कई सालों तक काम करते रहे।
लेकिन ना आगे चलकर एक साल आया 1921। 1921 में ये तीनों बैंकों को मर्ज करके और एक नया बैंक बना दिया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों को क्या बना दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में कहा जाता है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक। तो पेपर में क्वेश्चन आता है एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? 1955 में। एसबीआई का पूर्वज कौन सा बैंक था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक किन तीन बैंकों से बना था? बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। चले भाई, अब मैं आपको दिखा और देता हूं ये चीजें कहां पे लिखी है। ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है और ये मैंने जो जहां पे बैंक्स आप लोगों को लर्न कराए थे स्टैटिक जीके वाली वीडियो उठा लेना, ठीक है। यहां पे अब देखो आपके सामने पहले जो पढ़ा रहा हूं ना वहां से पढ़ो। 1806, 40 और 43 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीन बैंक बने भाई। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। आगे देखो 1921 का वो साल था 1921। 1921 में ना तीनों बैंकों को मिला के और एक कौन सा बैंक बना दिया? एक कौन सा बैंक बना दिया? आपके सामने देखो ये लिखा हुआ है। कौन सा बैंक बनाया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या आपको समझ आया? अच्छा भाई, इसी इंपीरियल बैंक को आप लोग देख सकते हैं 1955 में 1955 में इसी इंपीरियल बैंक से क्या बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक की स्थापना हुई है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। बताओ भाई, क्या आपको समझ आया कि बैंक, अरे ये साल याद रखने किस प्रकार कौन सा बैंक कब बना, पहले बता दिया भाई। पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं कराई जा रही जो ये सोचे भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं अपनी तरफ से छोड़ दूं। आपको अपना आइडिया नहीं लगाना है, मैंने बता दी सारी की सारी चीजें। पीडीएफ सबको मिल जाएगी। देखो ये सारी चीजें वही लिखी हुई, मैंने समझाया था आप लोगों को। ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, पॉपुलेशन है। आरबीआई जब पैसा उधार देगा कमर्शियल बैंक को, शॉर्ट टर्म के लिए देगा तो उसको रेपो रेट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार देगा तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। कमर्शियल बैंक जब पैसा उधार देगा आरबीआई को तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट का क्या हो गया? उल्टा। अच्छा भाई, इसके बाद सीआरआर और एसएलआर यहां पे बता रखे। देखो सीआरआर क्या होता है? प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक, प्रत्येक कमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा राशि का यानी जितना उसके पास है था एक निश्चित % भाग ना हमेशा आरबीआई के पास जमा करना होता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। और कुछ पैसा अपने पास रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? एसएलआर। चले, ये बता दिया, ये भी मैं बता चुका। जुलाई 1969 वो साल था, कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? 14 बड़े बैंकों का। फिर बाद में 1980 में फिर से कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया? 6 बैंकों का। बताओ भाई, ये बैंक पढ़ रहे हैं हम, बैंक्स, ठीक है। यहां पे एक बात और रह गई तुम्हारी छोटी सी, यहां पे पढ़ना भाई। देखो अंग्रेजों का टाइम था, अगर आपसे पूछा जाए ना भारत में पहला बैंक कौन बना था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना हुई थी 1770 में। कहां पे? कलकत्ता में। भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ना उस बैंक में अपना पैसा डाल रखा था, वो भारतीयों का पैसा नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा ना भारत में भाई पहला बैंक कब खुला? तो आप बोलोगे 1770 में खुला था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा ये बताओ ना, इसमें पैसा किसका था? अंग्रेजों का। लेकिन फिर क्वेश्चन आएगा पूर्णतः भारतीय बैंक बताओ। भारतीय बैंक का मतलब है टोटली पैसा हमारा था, अंग्रेजों का नहीं था। तो वो बैंक था पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आपके सामने लिखा हुआ है, देखो यहां पे दिखा देता हूं आप लोगों को। पूर्णतः भारतीय बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा बैंक है भाई? तो वो कौन सा बैंक है? देखो यहां पे पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक कौन सा था? पीएनबी बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था। बता भाई, क्लियर हो गया है नहीं हो गया? अरे समझ में आया नहीं आया? अरे ये क्वेश्चन है अपना उठा के देखना दिल्ली पुलिस में। अरे ये क्या सारे पेपर में आते हैं ये वाले की ना, देखो ये फुल फॉर्म पूछी गई, बताओ क्या होता है? और ये बैंक से रिलेटेड है भाई। क्वेश्चन आया एनपीए, व्हाट इज एनपीए? एनपीए की फुल फॉर्म सुन लो पहले तो, क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट, अब ये होता क्या है? 2 पॉइंट सुनो भाई। मान लो मैंने बैंक से पैसा उधार ले रखा है, अब मैं बैंक को भाई हर महीने किस्त भी देता हूं। मैंने ना 3 किस्त बंक मार दी, मैंने बैंक को 3 किस्त नहीं दी 3 महीने की। जैसे ही बैंक को 90 दिन हो जाते ना, किस्त नहीं आती, तो उस आदमी को डिफॉल्टर घोषित कर देंगे। डिफॉल्टर का मतलब है उसको एनपीए घोषित कर देते हैं। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या आप लोगों को समझ आया? तो पेपर में क्वेश्चन आता है एनपीए कितने दिनों में घोषित किया जाता है? 90 दिनों में। अगर आप बैंक को किस्त नहीं देते हैं, 90 दिन से आप लोगों ने किस्त नहीं दी, तो बैंक आप लोगों को देखो लिखा हुआ है एनपीए की फुल फॉर्म पेपर में आई थी, नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है यानी 90 दिन से अधिक दिनों तक मूलधन और ब्याज का भुगतान जब आप लोग 90 दिनों से अधिक दिनों तक रोक लेते हैं तो बैंक आपको क्या घोषित करेगा? एनपीए घोषित कर देता है। बताओ भाई, समझ आ गया? चले, अब ये कुछ बैंक है, किस बैंक की स्थापना का वही टोटली फैक्चुअल है, याद रखना। और ये
अगर याद नहीं हो रही तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाना है, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे बैंक वाला, बैंक को किस तरह ट्रिकी वे में याद करना है वो सारा मैंने बता रखा आप लोगों को। समझ आया? जिसको ना मिले कमेंट में बता देना भाई, आप लोगों को बता दिया जाएगा कहां पे है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, अब तमाम बैंकों की स्थापना आप लोगों को याद करनी है। यहां पे मैं कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो करा चुका हूं, यहां पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन वो याद जरूर करनी है पेपर के लिए, पहले बता दिया भाई। आपको पूछा जाएगा आरआरबी बैंक की स्थापना कब हुई, बताओ 1975 में। आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो ग्रामीण बैंक है ना, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है भारत में, 1975 में। अच्छा, फिर आएगा नाबार्ड बैंक, बताओ भाई नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई है, 1982 में, 1982 में। तो ये दो बैंक और बता दिए मैंने। आरआरबी की स्थापना कब हुई है, नाबार्ड बैंक, याद रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, कृषि के लिए सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत में, नाबार्ड बैंक है। समझ आया? क्लियर है? चले, ये बस आप लोगों को ईयर्स याद रखने थे भाई, कौन सा बैंक है कब बना, और मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके अलावा आप लोगों को देखो, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक तो हमने ये पेज याद किया है, पीडीएफ सबको मिल जाएगी। टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, ये आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट पढ़े, आरबीआई का हेडक्वार्टर देख लिया, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स देख लिया, कौन सा था, कौन सा बैंक कब बना, ये हम लोगों ने देख लिया भाई। समझ आया? ये फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारे रेट बता दिए, नेशनलाइजेशन कब हुआ ये बता दिया, एनपीए क्या होता है, और ये सारी चीजें हमने सीख ली। एक स्लाइड और बच गई, बैंक वाला टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा खत्म। एक स्लाइड ये और बच गई, देखो भाई ये स्लाइड बच गई, यहां तक है, ये बैंक वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म। यहां पे देखो भाई, ये डायरेक्ट फैक्ट याद रखने, देखो यहां पे लिखे हुए हैं, ये ऊपर समझ नहीं आ रहा ना, तो ये सारे के सारे यहां लिख दिए हैं। ये क्या है अब मैं समझा देता हूं, देखो भाई डायरेक्ट बैंक है, वैसे कौन सा बैंक का बना, और कुछ नहीं। यहां पे आप लोगों से पूछा जाएगा आईएफसीआई बैंक की स्थापना कब हुई, 1948 में। ईडीबी बैंक की स्थापना बताओ कब हुई, 1964 में। और ये पेपर आया हुआ है, फिर से अपना पेपर देख लेना भाई अब, ठीक है। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई, 1990 में। देखो इडबी का मतलब है ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के लिए, इंडस्ट्री थी ना जो बड़ी बड़ी, उनको पैसा उधार देता था। तो फिर बात हुई भाई स्मॉल इंडस्ट्री के लिए भी बनाओ जो पैसा उधार देगा, तो कौन सा बैंक बना, सिडबी। तो सिडबी बैंक तो फुल फॉर्म ऊपर लिखी है मैंने, देखो यहां पे लिखा होगा, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो पैसा उधार देता है, तो वो कौन सा बैंक था, सिडबी बैंक। और जो बड़े बड़े बैंक है उनको, सॉरी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनको पैसा उधार देने वाली संस्था देश में कौन है, तो वो बैंक कौन सा, हमारा इडबी। समझ आया? तो नाम से देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए पैसा कौन देता है, इडबी। और पेपर आएगा स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसा कौन देता है, तो सिडबी। इसकी स्थापना 1990 में, उसकी स्थापना 1964 में। एक है इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए, ये भी पैसा देने के लिए था, आईएफसीआई, ये 1948 से इसकी स्थापना हुई थी। चलिए ये हमने सीख लिया। अब ये तीन चीजें और रह गई भाई, ये साल कैसे याद रखोगे मैंने बता दी, कौन सी वीडियो आप लोगों को देखनी देख लेना वहां पे। आगे देखो भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में, ये रहा। अच्छा, यहां पे ये दो चीजें और बच गई है, इनसे अलग है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1956 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये डायरेक्ट फैक्ट है, याद रखने हैं। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। लेकिन अब पेपर में बात सुनो, क्या बता रहा हूं मैं, आपसे क्वेश्चन आएगा, ये तो एलआईसी किस संस्था के अंडर कार्य करती है, तो एलआईसी अंडर कार्य करती है आईआरडीए के, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए के अंडर कौन सी संस्था कार्य करती है, एलआईसी। यह क्वेश्चन आता है, एलआईसी किसके अंडर कार्य करती है, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर है? तो एक छोटा सा फैक्ट था, ये हम लोगों को याद रखना था। अच्छा भाई, भारत में अगर आपसे पूछे जाए ना पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी, टोटली सरकारी बैंक कितने हैं, 12 है। प्राइवेट सेक्टर के कितने हैं, 22 है। और अदर बैंक भाई 43 है, रीजनल, आरआरबी। तो ये कुछ फैक्ट था जो आप लोगों को याद रखना था भाई। बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? अब एक चीज और सीखनी है आप लोगों को भाई, वीडियो बड़ी होगी, मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, वीडियो बड़ी होगी क्योंकि कई सारे टॉपिक कराने हैं मेरे को। तो ये चल रहा है आप लोगों का बैंक वाला, समझ आया? चले आगे सुनो। अब आप लोगों को क्या सीखना है, पॉइंट सुनना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज सीखनी है आप लोगों को, मनी सप्लाई। ये बैंक का ही पार्ट है, ध्यान से सुनना भाई। ये भी एक छोटा सा चीज रह गई बैंक से रिलेटेड, मनी की सप्लाई। मनी की सप्लाई, अब ये क्या होता है, देखो भाई पॉइंट सुनना। आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमेशा देखता रहता है कि मार्केट में कितना पैसा उतरा हुआ है। इसको बोलते हैं मनी की सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है मनी मार्केट में कितना है,
समझ आया? मार्केट का मतलब जनता के पास पैसा कितना है। तो वो ना 4 प्रकार से मनी सप्लाई देखता है। मनी सप्लाई कितने तरीके से देखी जाती है? 4 प्रकार से, और उसको बोलते हैं मनी सप्लाई 1, मनी सप्लाई 2, मनी सप्लाई तीसरी और मनी की सप्लाई चौथी। इसको डायरेक्ट बोलते हैं M1, M2, M3 और M4। क्या आप लोगों को समझ आया? तो M1, M2, M3, M4 होते क्या है? इसको बोलते हैं मनी सप्लाई। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, पहले बता दी है। अब ये होते क्या है तो पॉइंट सुनो भाई। इससे पहले एक चीज सीखनी है आप लोगों को। देखो जो भी बैंक होते हैं ना, मान लो मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया। बैंक में जो भी कोई पैसा जमा होगा ना भाई, बैंक में जो भी कोई पैसा जमा होता है, बैंक उस पैसे को ना 2 तरीके से रखते हैं अपने पास। एक होता है बैंक ने पैसा डिपॉजिट कर लिया तो उसको ना 2 तरीके से डिपॉजिट करते हैं। एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है दोस्तों टाइम डिपॉजिट। बैंक अपने पास पैसा जमा रखते हैं तो वो उसको ना, या तो आप लोग डिमांड डिपॉजिट, बैंक क्या बोलते हैं, या तो वो डीडी है या वो टीडी है। अब होता क्या है तो पॉइंट सुना, ये टीडी डीडी क्या है। मैंने कहा मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक ना देखेगा भाई ये यहां रखूं या यहां रखूं, यानी ये डिमांड डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है। अब डिमांड डिपॉजिट में पता है क्या आता है? आप लोगों का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। आप लोगों का जो करंट अकाउंट है या आप लोगों का सेविंग अकाउंट है, ये कैसा डिपॉजिट है बैंक के पास? बैंक के पास ये डिमांड डिपॉजिट है। अब डिमांड डिपॉजिट होता क्या है तो पॉइंट सुनो भाई। आप देखो डिमांड का मतलब है आप जब डिमांड करोगे ना, बैंक जब आपका पैसा दे देगा, लो भाई आप जब डिमांड करोगे तभी बैंक आपका पैसा दे देगा, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब आप बताओ, आपका सेविंग अकाउंट है भाई, आप जब चाहो वहां से पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, या करंट अकाउंट है, हम जब चाहे बैंक से पैसा ले लेंगे, यानी हमारी डिमांड के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या आप लोगों को समझ आया? अब इधर आओ भाई, एक होता है टाइम डिपॉजिट। अगर आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो ना भाई, इसका पहले एग्जांपल समझाता हूं। इसका एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट। आप लोग एफडी करवाते हैं ना भाई, एफडी। एफडी का मतलब पता है क्या होता है? एफडी में एक निश्चित टाइम हो जाता है भाई, इतने साल से पहले बैंक आपका पैसा देगा नहीं, और अगर आप लेना चाहते हैं तो वो पेनल्टी लगेगी, पैसे कटेंगे। अब सीधी सी बात है भाई, तो उसको बैंक क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट। तो बैंक के पास 2 तरह की डिपॉजिट होती है, सीधी सी बात सुन लो, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है आप जब चाहो पैसा अपना निकाल लो, उसको बोलते हैं डिमांड, नाम से पता चल रहा है। टाइम डिपॉजिट का मतलब है भाई एक टाइम के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पैसा मिलेगा। अब चले भाई, ये चीजें समझ गई, तभी मैं ये सिखा पाऊंगा भाई M1, M2, M3 और M4 क्या होता है। देखो भाई, अब मनी सप्लाई 1 किसको बोलते हैं? M1 होता है जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी। अब पहले सुन लेना एक बार, प्लस बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट। बैंकों के पास 2 तरह का डिपॉजिट होता है, एक डिमांड और एक टाइम। तो लेकिन यहां पे कौन सा डिपॉजिट लिखा मैंने? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हिंदी में बोलते हैं मांग जमा, मांग जमा। इसको बोलते हैं M1, मनी सप्लाई फर्स्ट। अब सुनो, मनी सप्लाई फर्स्ट कौन सी होती है? मनी सप्लाई M1 किसको बोलते हैं? भाई हमारे पास कितना पैसा है, प्लस में बैंक में डिमांड डिपॉजिट में कितना पैसा रखा है, अगर इन दोनों को जोड़ देना, इसी को बोलते हैं M1, मनी सप्लाई 1। बताओ भाई, समझ आया या नहीं आया? अब मैं आपको M3 बता रहा हूं। M3 क्या होता है? सीधी सी बात, M3 में फिर से किसके पास करेंसी? जनता के पास करेंसी, यानी हमारे पास कितना पैसा है, और प्लस में सुन लेना, अब बैंक की ना इसमें आती है दोनों डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट भी और फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट भी। यानी यहां तो खाली डीडी था, यहां पे वो पैसा भी शामिल कर लो जो बैंकों के पास एफडी करवा रखा है। अगर इस पैसे को मैं जोड़ दूं ना, इसको बोलते हैं M3, मनी सप्लाई 3। भाई इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ना समझ पाओ ना रट्टा मार लेना। पहले बता दी पेपर में ऐसा कैसा आएगा भाई। मैं कहूंगा टोटल कितने तरह की मनी सप्लाई होती है, आप बोलोगे 4 तरह की, M1, M2, M3 और M4। समझ आया? M1 में मनी सप्लाई फर्स्ट कौन सी होती है? आप बोलोगे कौन सी होती है? हमारे पास जितना पैसा है और प्लस है हमारा पास पैसा बैंक में जो जमा है, और बैंक में 2 तरीके से पैसा जमा होता है, मैंने बता दिया है। बैंक आपके पैसों को 2 तरीके से जमा करते हैं, एक टाइम डिपॉजिट और एक फिक्स डिपॉजिट, और टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। तो ये वाला पैसा उठाओ भाई, ये वाला पैसा, तो ये होता है M1।
तो M1 समझ गए, जनता के पास कितना पैसा, और बैंक का खाली कौन सा पैसा, डिमांड डिपॉजिट वाला। M3 क्या होता है, हमारे पास कितना पैसा और बैंक का, ये कह सकते हैं सारा पैसा, बैंक का सारा पैसा हो गया। बैंक के पास यही तो पैसा था, DDB और TD बैंक का। तो सीधी सी बात है, हमारे पास पैसा और सारा बैंक का पैसा, ये दोनों जोड़ दो, ये M3 कहलाता है। अच्छा अब सुनो M2 क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। M2 में होता है फिर से जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी, और प्लस में पता है क्या करना है, प्लस में देखो हम कुछ पैसा ना डाक खानों में, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, तो अब की बार ना पोस्ट ऑफिस वाला पैसा और जोड़ दो, पोस्ट ऑफिस में जमा करेंसी। अगर इनको जोड़ देना भाई, इसको बोलते हैं मनी सप्लाई टू। जनता के पास जितना पैसा था, पोस्ट ऑफिस में जितना पैसा हमारा जमा है, इनको अगर जोड़ देना, ये होता है मनी सप्लाई टू। बताओ भाई क्या आपको समझ आया। पहले मैंने M2 बताया, M3 बताया। M2 में तो जनता के पास पैसा था और प्लस में बैंक के पास खाली डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा। M3 तो बिल्कुल इजी है, क्या हमारे पास जितना पैसा है और बैंकों का सारा पैसा। बैंकों के पास दो तरह का पैसा होता है, ये M3 होता है। M2 में क्या आता है, जनता के पास पैसा, हमारे पास जितना पैसा है, और पोस्ट ऑफिस यानी डाक खानों में जितना पैसा है। आगे लास्ट बच गया M4 होता है, अब सबका पैसा जोड़ दो भाई, सबका, हमारा भी, बैंकों का भी, डाक खानों का भी, तो सबका पैसा जोड़ो, सबका पैसा जोड़ो तो क्या आएगा, सबका पैसा जोड़ोगे तो मैं क्या लिख दूं, यहां पे क्या लिख दूं, M3 में तो हमारा पैसा था और सारा पैसा बैंकों का, और प्लस में क्या लिख दूं, पोस्ट ऑफिस वाला और जोड़ दो, पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस में जमा करेंसी। इसको बोलते हैं M4। क्या आप लोगों को समझ आया, M1 M2 M3 और M4। पेपर है कोई ना कोई एक आ जाएगा, पहले बता दी है, तो ये मैंने बता दिया M1 M2 M3 और M4। अब याद क्या करना है आप लोगों को, पॉइंट सुनना भाई। ये बताओ आप लोगों को कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं ना भाई, पैसे की मात्रा बढ़ रही है। देखो सबसे कम पैसा इनके पास था, M2 के पास आया ज्यादा पैसा हो गया, M3 के पास आया और ज्यादा पैसा हो गया, M4 के पास आया और ज्यादा पैसा हो गया। और याद रखना बैंक मनी सप्लाई इसको देखता है, बैंक ना M4 को इग्नोर करता है, क्योंकि बैंक बोलता है भाई मैं पोस्ट ऑफिस को नहीं गिनूंगा, मैं सीधी सी बात गिनूंगा। RBI जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपने पास पैसा जितना है और जनता के पास जितना पैसा, वो बस उसको देखता है। यानी मैं आप लोगों को सीखना क्या है, अब अगला पेज सुनो क्या होता है। आप लोगों को पता है क्या सीखना है, आप लोगों को आता है, ये बताओ ब्रॉड मनी। देखो ब्रॉड होता है बहुत ज्यादा, M3 और M4 को ना ब्रॉड मनी कहा जाता है, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। ब्रॉड मनी यानी बहुत ज्यादा पैसा किसके पास था, M3 और M4, और M1 को कहा जाता है नैरो मनी। नैरो मनी का मतलब होता है संकीर्ण मुद्रा। M1 को क्या कहा जाता है, संकीर्ण मुद्रा। क्या आप लोगों को समझ आया। तो पेपर में देखो यहां पे ये क्वेश्चन आएगा, मैं लिख देता हूं, आपसे क्वेश्चन आएगा ब्रॉड मनी बताओ भाई, सबसे ज्यादा ब्रॉड मनी कौन सी है, आप बोलोगे M4, इसके बाद M3, इसके बाद M2 और इसके बाद M1। और M1 को तो कैसी मनी कहा जाता है, नैरो मनी। नैरो मनी यानी संकीर्ण मुद्रा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, सुन लो, बताओ संकीर्ण मुद्रा किसे बोलते हैं, नैरो मनी कौन सी है। ऑप्शन में आ जाएगा M1 M2 M3 M4, इस तरह क्वेश्चन आएगा। पूछ लिया जाएगा बताओ ब्रॉड मनी कौन सी है, M4 है भाई। क्लियर है या नहीं है, अरे समझ आया नहीं आया। लेकिन याद रखना ब्रॉड मनी आप M4 को बोलते हैं, लेकिन अगर पेपर आए ना RBI के अकॉर्डिंग यानी RBI किसको ब्रॉड मनी कहता है, RBI ब्रॉड मनी मानता है किसको, M3 को, वो मनी सप्लाई M3 को देखता है। समझ आया, क्या ये चीजें समझ आई। अच्छा भाई एक चीज और सुन लो, एक शब्द होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश की फॉर्म में। सबसे ज्यादा लिक्विड मनी पूछा जाए ना, सबसे ज्यादा लिक्विड मनी कौन सा है, M1। इसके बाद कम लिक्विड कौन सा है, M2। उसके बाद कम लिक्विड कौन सा है, M3। और सबसे कम लिक्विड पैसा है M4। अब ये लिक्विड क्या होता है, सुनो भाई, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड होता है कैश की फॉर्म में। देखो एक तो पैसा हो आपका बैंक में, और एक पैसा हो अभी मैं ले रहा हूं, जो मान लो मेरे पास पैसा है, तो वो उसको बोलते हैं प्योर लिक्विड पैसा, यानी कैश की फॉर्म में अगर आपके पास पैसा है तो उसको लिक्विड मनी बोलते हैं। चेक है, एक कैश है। भैया आप चेक देके तो सामान नहीं खरीद सकते, हम पैसा देके सामान खरीद सकते हैं, तो पैसा एक कैसा मनी है, लिक्विड मनी। तो आप लोगों से क्वेश्चन आएगा, ये बताओ M1 2 3 4 में सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, मोस्ट लिक्विड बताओ कौन सा है,
एम मोस्ट लिक्विड ये है और ये है लेस लिक्विड। तो बस याद रखना सबसे तरल मनी इसको बोलते हैं M1 को यहां पे लिख देता हूं, M1 है ना, इसको बोलते हैं मोस्ट लिक्विड, सबसे तरल मनी, मोस्ट लिक्विड। अरे ये इकोनॉमिक्स है भाई, थोड़ा सा मैंने बताया, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। M4 क्या है, सबसे कम तरल है, ये सबसे ज्यादा तरल थी, सबसे ज्यादा तरल, ये सबसे कम तरल है। क्लियर हो गया? तो ये M1 M2 M3 4 मैंने बता दिया आप लोगों को, लिखा कहां हुआ है, अब अपने PDF में पढ़ लेना, दिखा देता हूं आप लोगों को, समझा मैंने दिया है आपके सामने, ये लिखा हुआ है, देखो भाई ये पढ़ोगे ना M1 M2 M3 M4, देखो M3 के आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड मनी, M1 के आगे क्या लिखा है, मोस्ट लिक्विड, समझ जाओगे, ये सबसे कम तरल होता है M4। इसके पास कौन सा पैसा आएगा, जनता के पास पैसा और बैंक के पास पैसा, लेकिन कौन सा, डिमांड डिपॉजिट वाला। डिमांड में दो ही तो आते थे, या तो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। अच्छा भाई, M2 क्या था, M1 में और पोस्ट ऑफिस में जितना पैसा हो। M3 में क्या आता था, हमारा पैसा और बैंकों का सारा पैसा, ठीक है, बैंकों का सारा पैसा आएगा भाई M1 और प्लस बैंक की FD। M4 में क्या आएगा, सबका पैसा मिला दो भाई, सबका। M3 यानी ये भी मिलाओ और डाक खानों का पैसा ही मिला दो। बताओ भाई क्या आपको समझ आया M1 M2 M3 और M4? अरे क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया भाई, ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया। कौन सा, RBI वाला। RBI वाला एक छोटा सा पॉइंट ये, और देखो क्या लिखा हुआ है, RBI से रिलेटेड है ये भी, देखो पॉइंट सुनना, यहां पे आप लोगों को पढ़ना क्या है। भारत में ना, भारत में नोट इशू कौन करता है, अरे नोट जारी कौन करता है, तो RBI जारी करता है। भारत में नोट इशू का अधिकार किसके है, RBI को। लेकिन 1 रुपए का जो नोट है ना, 1 रुपए का नोट, वो करता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री ना हो तो उसका सचिव करेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी करेगा। तो देखो भाई, भारत में नोट इशू का अधिकार RBI को है, लेकिन भारत में 1 रुपए का जो नोट है ना भाई, उसको फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। सेक्रेटरी लिखा हुआ है वित्त सचिव के, समझ आया? और 1 से ऊपर का जो भी नोट है भाई, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 2000 का हो, तो उस पे RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं, RBI गवर्नर के। बताओ भाई क्या आप लोगों को समझ आया? छोटा सा पॉइंट था, तो फैक्ट था, आप लोगों ने कर लिया होगा मे भी, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, अभी तुम्हारा सुन लो भाई, अब ये टॉपिक हो गया खत्म। कौन सा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मैंने करा दिया है, बैंकिंग टॉपिक हो गया खत्म। अब मैं एक टॉपिक और करा रहा हूं अभी आप लोगों को। एक टॉपिक कौन सा है, बजट। भाई ये भी थोड़ा सा समझने वाला है, दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं। सेंसस वाले से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट से, जनगणना वाले टॉपिक से, याद रखना। नेशनल इनकम से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल मैंने बता दी है आप लोगों की 3 से 4 वीडियोज आएंगी इकोनॉमिक्स की, और इनमें मैं तकरीबन सारा करा दूंगा भाई, धीरे धीरे, क्योंकि टॉपिक एक बार में ही कराऊंगा ना सारा, तो दिक्कत आ जाएगी भाई। समझ आया? क्लियर है? चले भाई, अब पॉइंट समझना भाई।